नमस्कार, आप देख रहे हैं ओझा एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। ओझा एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और सबसे पहले हम इस पर बात कर ले थोड़ा सा कि जो YouTube पे आपके सहयोग से लगभग 1000 सब्सक्राइबर हमने गेन किया है, उसमें आप सबका सहयोग के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका। और इससे पहले हम लोग जो है सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत जो है उसमें 2 वीडियो पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। उसे आप लोग जा कर के यूट्यूब पे ओझा एकेडमी में आप देख सकते हैं। और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो है हम आज पढ़ेंगे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, और फिर हम पढ़ेंगे कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फिर जो बचेगा जैसे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, यूएसएसआर यानी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत छोटा छोटा वीडियो बन रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि जो है थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो जा रहा है। बहरहाल हम अब 1000 सब्सक्राइबर गेन हो गया है, अब लाइव भी आएंगे और आप लोगों को पूरे डिटेल में डिस्कस करके पढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। देखिए डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके बारे में हमें एक स्पेशली जो है वो चैप्टर ही ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, जिसे पढ़ना है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो है हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे इसे आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक जो दिया गया है भाग संख्या 4 में, वो डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। बेसिकली हम यहाँ पे समझ लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत यही पढ़ने को मिलेगा कि राज्य जो है आम जनता को देखते हुए, जनता क्योंकि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए जनता को ध्यान में रखते हुए वो अपनी नीतियों का निर्माण करेगा। इसीलिए डीपीएसपी में साफ तौर पे कहा गया है कि राज्य को जो है वेलफेयर स्टेट की तरह जो है काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ बिहेव करना पड़ेगा, यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनना पड़ेगा। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है कि ये 36 से 51 तक में आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, ये स्पेशली हम चैप्टर में पढ़ेंगे। बहरहाल हम इतना जान ले कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन मेंबर्स टू दी अपर हाउस। देखिए अपर हाउस और लोअर हाउस दो जो है पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है उसे हम बोलते हैं लोअर हाउस, और जो राज्यसभा होती है उसे हम बोलते हैं अपर हाउस। तो यहाँ पे क्या दिया है, नॉमिनेशन मेंबर्स टू दी अपर हाउस यानी राज्यसभा, अपर हाउस को क्या बोलेंगे हम, राज्यसभा। और राज्यसभा के सदस्यों का नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में वो कैसे होता है, इतना मैं बता दूं कि राज्यसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 245, 245 अभी फिलहाल है, लेकिन जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा का कितना होगा, 250। प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं, 245। और 245 मेंबर में से 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिसका चुनाव नहीं कराया जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि 12 सदस्यों को हम निकाल दे तो कुल कितना बचेगा, 233 सदस्य। और 233 सदस्यों का इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन 12 सदस्यों का चुनाव नहीं कराया जाएगा। इसके लिए एक आर्टिकल है। तो 245 में से जो है 12 सदस्य यदि कम कर देते हैं तो 233 सदस्य, यदि टोटल मेंबर 250 में से हम कम कर देते हैं तो 238 सदस्य होंगे, यानी 238 मेंबर्स का इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन ये 12 सदस्यों का इलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए साफ साफ जो है संविधान में स्पष्ट शब्द में कहा गया है, और वो आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3 ये साफ
करता है कि 12 ऐसे सदस्य होंगे जिसका चुनाव नहीं कराया जाएगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और नॉमिनेट किस ग्राउंड पे किया जाएगा, किस बेस पे किया जाएगा? बेस यही होना चाहिए कि वो 4 क्षेत्रों में जो है वो एक्सपर्टीज हासिल किया हो, उसमें जो है वो एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस हो। तो वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला आर्ट्स हो गया, आर्ट्स का मतलब हो गया कला के क्षेत्र में। अब कला के क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? आपका गेम आ जाएगा, सिनेमा जगत आ जाएगा, खेल हो गया और सिनेमा जगत। आप देख सकते हैं राज्यसभा में जो रेखा जी हैं वो सिनेमा जगत से हैं, उनका चुनाव नहीं हुआ है, फिर भी वो राज्यसभा से सांसद हैं। आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं, आप MC मैरी कॉम को देख सकते हैं, जो मुक्केबाज है, उनका जो है चुनाव नहीं हुआ है, फिर भी वो राज्यसभा की मेंबर है। तो एक तो हो गया आर्ट्स का, दूसरा हो गया लिटरेचर से यानी साहित्य से। यदि कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, वो भारत सरकार की निगाहों में बहुत अच्छा है, तो उसे जो है राष्ट्रपति जो है क्या करेगा? अपॉइंट कर सकता है। तो एक यहाँ भी हो गया लिटरेचर से, हृदय नारायण दीक्षित जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अभी फिलहाल अध्यक्ष है, वो राज्यसभा में साहित्य से सदस्य हैं। अब लिटरेचर के बाद हम बात कर लेते हैं साइंस की, अर्थात साइंस में विज्ञान क्षेत्र से भी कोई देश में बहुत बड़ा काम किया है तो उसे भी राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। उसके बाद जो है साइंस के बाद सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मतलब होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता यदि हो और बहुत बढ़िया काम किया है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, पर्यावरण से रिलेटेड हो, या कुछ भी जो है सोशली काम किया है, अच्छा एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं, तो उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। इन लोगों का नॉमिनेशन होता है परंतु इलेक्शन नहीं होता। बहरहाल इस पर हम पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे जब हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें राज्यसभा में ये पढ़ना है। फिलहाल इतना ही रखिएगा आप याद कि अभी 12 ऐसे सदस्य हैं राज्यसभा में जिसका नॉमिनेशन होता है, इलेक्शन नहीं होता, और वो राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और वो किस किस क्षेत्र से होते हैं? आर्ट से होते हैं, कला से, लिटरेचर साहित्य से, साइंस विज्ञान से, और सोशल साइंस सोशल सर्विस यानी समाज सेवा से लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब आप लोगों को ये भी प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर किस तरह से चुनाव कराया जाता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। बहरहाल इतना समझिए कि इसमें जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। देखिए भारत में जो चुनाव कराने का रिवाज चल रहा है, रिवाज जो है तो वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के जो है लोग हैं वो वोट डालेंगे, वो वोट करेंगे, यानी जनता के द्वारा जिस इलेक्शन में वोट किया जाएगा उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसमें जनता वोट न करेगी, जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि वोट करते हैं, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं करते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर में हम लोग करते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम लोग करते हैं। विधानसभा में यदि चुनाव विधायक चुनने के लिए हो, मुख्यमंत्री के लिए हो, तो उसके चुनाव में हम करते हैं। लेकिन हम राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के मेंबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो वोट डालते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो वोट करेंगे, हम लोग वोट नहीं करते हैं। तो ऐसे जो है इलेक्शन को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस पे पूरा डिस्कस करेंगे, चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। बहरहाल एग्जाम में जो क्वेश्चन किया जाएगा वही कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया का जो वर्णन है जो किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं हम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडरी पावर्स विद द सेंटर। रेसिडरी पावर्स विद द सेंटर का मतलब क्या होता है समझिए।
सेंटर यानी केंद्र सरकार के पास कुछ अवशिष्ट शक्तियां है, विशेष शक्तियां है। विशेष शक्तियां वो क्या है इसको समझते हैं। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा बताया था कि 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं, सूचियां होती है, और वो सूची कौन कौन सी होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट यानी केंद्रीय सूची, जिसपे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, अर्थात पार्लियामेंट कानून बनाती है प्रत्येक राज्यों के लिए। एक बताया था हमने स्टेट लिस्ट, यानी इसमें जो इस लिस्ट में राज्य की सूची में जो भी विषय दिए हुए हैं उस विषय पे सिर्फ राज्य सरकार के को कानून बनाने का हक है, यानी राज्य के विधानमंडल जो है स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉ बना सकती है। और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिसपे जो केंद्र का भी विषय हो और राज्य का भी विषय हो, ऐसे विषय कॉन्करेंट लिस्ट में रखे जाते हैं, जैसे टेररिज्म, आतंकवाद जैसे नक्सलिज्म, नक्सलवाद जैसे प्रदूषण है ना, पोल्यूशन। तो ये सभी जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखे जाते हैं। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में रखे गए हैं उसमें यूनियन और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो ये 3 प्रकार के लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था जो संविधान में दिया गया है। इसके अलावा भी हम बात कर लेते हैं रेसिडरी पावर्स की। रेसिडरी पावर अवशिष्ट शक्तियां कुछ दी गई है, यानी जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है और कॉन्करेंट लिस्ट यानी ये तीनों लिस्ट में नहीं दी गई है, उस पे कानून कौन बना सकता है। तो स्पष्ट शब्दों में दिया गया है कि उस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। यानी जो तीनों में नहीं विषय दिए गए हैं, तीनों लिस्ट में विषय नहीं दिए गए हैं, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात कर लेते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मैंने फेडरेशन की बात की थी। देखिए हमारा देश क्या है, फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, संघीय व्यवस्था को, और संघीय व्यवस्था में राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए, उसे भी कुछ विशेषाधिकार सक्सेशन दिए गए, कुछ पावर्स दिए गए हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। किसकी अपेक्षा, स्टेट यानी राज्य की अपेक्षा। हम आपको बता दें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, जिस तरह से दिशा निर्देश देगी, उसी के कहने पे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मतभेद तो हो ही और संविधान का उल्लंघन हो, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मामला बने। सो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अब आते हैं, हम पढ़ लेते हैं 3rd नंबर पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल कह रहा है जो भी राज्य का राज्यपाल होगा, और राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, वहीं राज्य का पहला नागरिक भी होता है। और राज्य का जो राजा होगा यानी जो गवर्नर होगा वो किसके द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बता दे राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अर्थात गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे दिया है एडवाइजरी नेचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, सबसे बड़ी न्यायालय है, उसका नेचर कैसा होगा। उसका नेचर जो होगा वो एडवाइजरी होगा। एडवाइजरी का मतलब होता है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का होगा। हमने बताया था आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि जो हमारी एडवाइजरी बॉडी की तरह ये जो काम करती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जो जुडिशरी बॉडी होती है, उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी का या लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, यानी कार्यपालिका और विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो जुडिशरी बॉडी है वो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एक तो बातें ये हो गई। तो एडवाइजरी बॉडी का मतलब क्या है, क्या गलत है और क्या सही है
सरकार क्या गलत कर रही है, संसद क्या गलत कर रही है और क्या सही कर रही है, वो उस पर सलाह कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। और आपको ये भी बता दे, गवर्नमेंट का काम है जो भी पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया उसे इंप्लीमेंट करना। पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना, लेकिन पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि उसे इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना इस बेस पे कि वो लीगल है या इलीगल है। इसलिए जांच करने का काम संविधान ने किसे दे दिया है? सुप्रीम कोर्ट को। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है उसे जांच करेगी कि वो वैलिड है या अनवैलिड है, वो लीगल है या इलीगल है। और ये जो है ये भी आर्टिकल नंबर 32 पावर्स दे देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बातें ध्यान में रखना है। चलिए, तो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 तक जो है पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद जो है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है उसको कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं कहता हूं कि यदि किसी प्रकार का कोई मैं पढ़ा रहा हूं, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे मैं फिर दोबारा समझाऊंगा, लेकिन रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपको करना क्या है? सिर्फ इसे समझना है। यदि कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं हूँ आपके साथ हमेशा। जम करके इसे सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और जैसे साथ दिया, जैसे 1000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचा दिया, अपना प्यार दुलार दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। वैसे ही आप जो हैं आगे जो है हेल्प करते रहिए।